हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट 4। तो हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री के यूनिट 4 का। तो हमारा 2 या 3 टॉपिक केमिस्ट्री में बचा है, जिसके कंप्लीट करने के बाद हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। उसके बाद हम जूलॉजी के तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी का यूनिट 5, जो कि जेनेटिक से रिलेटेड। इसमें जेनेटिक के बारे में, जीन के बारे में, जिसमें कि मेंडल के लॉ के बारे में बताया गया है। तो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में एरोमेटिसिटी क्या है। देयर आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर विच मस्ट बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड फॉर इट टू बी एरोमेटिक। दीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स आर कॉल्ड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में बताया गया है कि ऐसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर हैं जो किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए इसमें प्रेजेंट होना आवश्यक है। इस यहाँ एरोमेटिसिटी में बताया गया है कि ऐसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स होते हैं, ऐसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर जो कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए इसमें प्रेजेंट होना आवश्यक है, जो कि एरोमेटिक में होने वाले एरोमेटिक के किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, जो कोई कंपाउंड है उसको एरोमेटिक होने के लिए इसमें प्रेजेंट होना आवश्यक है। इन्हें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर को एरोमेटिसिटी कहते हैं। यहाँ बताया गया कि ऐसे विशेष फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंपाउंड के, जो कोई कंपाउंड होंगे उसके एरोमेटिक होने के लिए, जो कंपाउंड होंगे उसको एरोमेटिक होने के लिए उसमें प्रेजेंट होना आवश्यक है। इसको एरोमेटिक होने के लिए उसमें प्रेजेंट होना आवश्यक है। इसे हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर को इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर को एरोमेटिक कहते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फर्स्ट में बताया गया है कि कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। जो कंपाउंड होगा वह साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, उसका जो सिस्टम होगा वह साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सेकेंड, ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड प्लेनर। सेकेंड में बताया गया है कि कंपाउंड की ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए। जो कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी वह प्लेनर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे थर्ड, द कंपाउंड शुड बी रेजिस्टेंट टू ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। थर्ड में बताया गया कंपाउंड ऑर्डरिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट के प्रति रिएक्टेंट हो। जो ये सभी होंगे वह कंपाउंड के प्रति रिएक्टेंट होना चाहिए। जो ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग रिएजेंट और ऑर्डिनरी है, या कंपाउंड के प्रति रिएक्टेंट होना चाहिए। इसको रिएक्टेंट बना लीजिएगा। यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ सी रहेगा। RESICTANT रिएक्टेंट। जो ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट है वह कंपाउंड के प्रति रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए। अब हम देखेंगे 4, इट शुड बी एबल टू अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनलाइक एडिशन। इट शुड गिव नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइलोजनेशन ETC। यहाँ बताया गया है 4 में कि इसे योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत प्रतिस्थापन, जो अभिक्रिया होती है उससे गुजरने के लिए सक्षम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइलोजनेशन ETC अभिक्रिया देनी चाहिए। जो ये अभिक्रियाएँ होती है वो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइलोजनाइजेशन अभिक्रियाएँ देनी चाहिए। इन जैसी अभिक्रियाएँ देनी चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जो योगात्मक अभिक्रियाएँ होती हैं उससे विपरीत अभिक्रियाएँ होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से गुजरने से सक्षम होना चाहिए। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं उससे गुजरने में सक्षम होना चाहिए, ऐसे अभिक्रियाएँ देनी चाहिए। इसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइलोजनेशन आदि अभिक्रियाएँ देनी चाहिए। अब हम देखेंगे 5, द कंपाउंड शुड बी स्टेबल, इट शुड बी स्लो इन रेजोनेंस एंड शुड ओबी हकल्स रूल 4n+2 इन रूल। 5 में बताया गया कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए और उसके रेजोनेंस के कई स्ट्रक्चर बनने चाहिए और यह हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। 5 में बताया गया था कि यह कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए एंड इसके कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए, कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सके और यह स्टेबल हो और यह हकल्स रूल को फॉलो करे। अब हम देखेंगे 6,
इट शुड ओबे हकल्स रूल 4n+2 रूल। 6 में बताया गया है कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। 6 में भी यही सेम बताया गया है कि यह 4n+2 को फॉलो करना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ये देख सकते हैं हकल्स रूल दिया गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये एरोमेटिक, यह बताया गया है कि जो एरोमेटिक होगा वह हकल्स रूल को फॉलो करेगा, वह एरोमेटिक होगा जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। और जो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है यह नॉन एरोमेटिक है। देखेंगे कि यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है इसलिए एरोमेटिक है। 2 या 6 पाई बॉन्ड रहेगा तो वह एरोमेटिक होगा, अगर 4 पाई बॉन्ड है तो वह नॉन एरोमेटिक होता है। जो देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम में यह एरोमेटिक है, तो इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है इसलिए एरोमेटिक है, इसमें 4 पाई बॉन्ड है देख सकते हैं इसलिए नॉन एरोमेटिक है। और बेंजीन में देख सकते हैं बेंजीन में 6 पाई बॉन्ड है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। और देख सकते हैं 4 वाले डायग्राम में कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये भी नॉन एरोमेटिक है। जो रेड कलर का ये इसका नीचे लिखा गया है ये नॉन एरोमेटिक है, और ये दोनों डायग्राम एरोमेटिक है। ये 6 टॉपिक में बताया गया है कि यह किस किस नियमों पर लागू होता है। इसमें से अगर कोई नियम नहीं होगा लागू तो उसे नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। अगर सब नियम लागू होगा, हकल्स रूल को भी फॉलो करेगा तभी एरोमेटिक हो सकता है। अगर एक भी नियम फेल हुआ तो नॉन एरोमेटिक में आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं एरोमेटिक सिटी का। तो आज हमने देखा कि एरोमेटिक सिटी क्या होती है। 6 टॉपिक देखे कि ये किस किस नियमों को फॉलो करता है, उसके बाद यह एरोमेटिक होता है। अगर एक नियम भी फेल होगा तो यह नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और यह हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।